हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 12। जितने भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन करवाए जाएंगे आपको लिखना है कमेंट में कि आपके कितने सही हैं। किसी क्वेश्चन में आप किस प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में लिखें। आपको बिल्कुल NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित सॉल्यूशन प्राप्त होगा। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह टेस्ट सीरीज है तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस निःशुल्क भरी कक्षा का फायदा हो सके। बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो एक रणनीति तैयार की गई है 2023 की वैकेंसी को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, एक बार खुद से जरूर ट्राई करें साथ साथ में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पटेलिया, बिछिया, लालर, मच्छर और नौलिखा ये क्या है? तो ये हैं सब लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया था 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंकालीन निम्न घटनाओं को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इन चारों घटनाओं के अंदर चुनार का घेरा डाला जाता है, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद मच्छीवाड़ा और फिर सर हिंद का युद्ध। तो आप जैसे ही मिलान करेंगे सबसे पहले C, फिर A और फिर B और फिर D, यहाँ आंसर रहेगा 3 नंबर। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है, एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ उनके फेमस कलाकार दे रखे हैं। तो 13 ताली नृत्य से कौन फेमस है? काली मांगी बाई और लक्ष्मण दास। शेखावटी जो नृत्य हैं इसके लिए नानू राम और धुलिया राणा। कुचामणी ख्याल के लिए लच्छी राम और उमंग राज और तुरा कलंगी के लिए चेतराम और हमीद बेग। इसका जैसे ही आप मिलान करते हैं तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पुरेंद्र की संधि से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। पुरेंद्र की संधि से संबंधित कथन दे रखे हैं आपको। पहला कथन दे रखा है, यह संधि 11 जून 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई। दूसरा है, शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी और पुत्र शाहू को 5000 का मनसबदार दिया गया। तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। शिवाजी के पुत्र शाहू को मनसबदार जरूर मिला था लेकिन शिवाजी को नहीं मिला। शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपे, ये बिल्कुल सही है। और 11 जून 1665 को शिवाजी और सवाई जय सिंह के मध्य संधि हुई। तो A और B दोनों सही हैं।
सी यहाँ पर रॉन्ग है, तो हमसे सही पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद है निम्न में से अवरुद्धवाद या तालवाद का सही उदाहरण कौन सा है। जो अवरुद्धवाद या तालवाद है तो इन चारों के अंदर अवरुद्ध या तालवाद है दोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मुगल काल के समय मुहंतसिब नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था। जो मुहंतसिब नामक अधिकारी होता था वो क्या काम करता था, तो उसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत और घरेलू कार्य, लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, कानून व्यवस्था का संचालन या गुप्तचर संबंधित कार्य। तो इसका काम होता था लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको इनके गीत के अवसर और एक तरफ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिख रखी है। सबसे पहले है चौक चांदनी, किससे संबंधित है, हरजस, किससे, हरजस जो होता है वो स्त्रियों के गीत के लिए फेमस होता है। चन्ना चेट क्या है, और होली, होली जो आपको है पुरुषों के गीत के अवसर होते हैं, होली पर चंग बजाया जाता है पुरुषों के द्वारा। और चौक चांदनी और चन्ना चेट इन सभी का जब मिलान करेंगे तो आंसर नंबर जो हमारा 3 सही रहेगा, 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से किस कारण से न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। न्यायिक समीक्षा क्यों आवश्यक है। पहला है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, या सभी के लिए। तो इन सभी के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधियों को न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं माना जा सकता। तो ये किस मामले में इन्होंने ये निर्णय दिया था। क्या SR बुम्बई वाद था, की होता होलोहन वाद था, II के होलो वाद था, या मिनर्वा मिल्स वाद था। तो ये वाद था II को होलो वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम में संपूर्ण प्रदेश में ये कब प्रभावी हुआ था। राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम, तो ये संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होता है 26 मार्च 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से किसके विरुद्ध लोकायुक्त शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। क्या जिला प्रमुख व उप के विरुद्ध, महालेखा राजस्थान के विरुद्ध, राजस्थान के मंत्रियों के विरुद्ध, या RPSC के अध्यक्ष के विरुद्ध, या सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध लोकायुक्त शिकायत दर्ज नहीं करेगा। तो ये RPSC के अध्यक्ष के विरुद्ध और महालेखा राजस्थान के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। तो B और D हमारा आंसर किस में है, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कौन से अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के, तो वो हैं S सगीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, लेखांकन की परिभाषा से उनके कार्य उभरते हैं, सही क्रम बताना है लेखांकन में कि सबसे पहले कौन आता है, वर्गीकरण, निर्वचन, लेखा करना और संक्षेपीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है लेखा करना, उसके बाद आता है वर्गीकरण करना, उसके बाद आता है संक्षेपीकरण और फिर आता है निर्वचन। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधारणा का मानना है कि प्रत्येक व्यवसाय इकाई के जीवन में निरंतरता उसके निकट भविष्य में इसका समापन नहीं होगा। दोबारा से क्वेश्चन को देखें, किस अवधारणा का मानना है कि प्रत्येक व्यवसाय इकाई के जीवन में निरंतरता है और उसके निकट भविष्य में इसका समापन नहीं होगा। कौन सी अवधारणा मानती है ऐसा, तो ये मानती है मुद्रा माप अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसमें से कंपनी उसी लेखांकन अवधि में राजस्व और इससे संबंधित खर्चों को पहचानती है, चाहे वह वास्तव में इसी अवधि में हुई हो या नहीं। कौन सा लेखांकन की अवधारणा है ये, तो ये कौन सा लेखांकन की अवधारणा है, तो ये है हमारा मिलान अवधारणा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही रहेगा, मिलान अवधारणा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने
और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार का निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है? तो ये राजस्थान का है आई स्टार्ट राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसके माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है? किसके माध्यम से? तो ये राजस्वान के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान में कुएं और नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो राजस्थान में कुएं और नलकूप से लगभग 67% सिंचाई होती है। उसके बाद आपको बताना है असुमेलित का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में असुमेलित बताना है, हेमावास जलाशय पाली, डिंडोली जलाशय प्रतापगढ़, सुरलिया जलाशय चित्तौड़गढ़, उमेद सागर भीलवाड़ा। तो ये जो डिंडोली जलाशय है वो प्रतापगढ़ में नहीं है, बाकी हेमावास पाली में है, सुरलिया चित्तौड़गढ़ में है, उमेद सागर जलाशय जो है भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, सावन भादो, हरिश्चंद्र सागर, छापी सागर और सोमकागदर। तो सोमकागदर का सभी को पता है, सोमकागदर कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। तो डी का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कई बार हमें एक ऑप्शन से भी हम आंसर का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आंसर नंबर 3 हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा, क्योंकि सावन भादो कोटा से संबंधित है, हरिश्चंद्र जो है वो आपका झालावाड़ है, छापी भी झालावाड़ है, सोमकागदर उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संकटग्रस्त जातियों के स्थानीय संरक्षण विधियों में से एक विधि कौन सी है? तो ये है निम्न तापीय परिरक्षण, एक विधि है जो संकटग्रस्त जातियों के स्थानीय संरक्षण विधियों में से एक है, निम्न तापीय परिरक्षण। नेक्स्ट है सत्य कथन चुने। पहला कथन है चिल्का झील भारत की प्रथम रामसर साइट है जो 1981 में घोषित की गई थी। सालबुग वेटलैंड जो है 75वीं रामसर साइट है, 75वीं। और जो तमिलनाडु में स्थित है सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में लगभग कितनी है? 14 है। तो तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवाल किसके भंडार होते हैं? तो परवाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट के भंडार होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन के अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। तो लैग्रेंज बिंदु से क्या तात्पर्य है? लैग्रेंज बिंदु से क्या तात्पर्य है? क्या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का समान कोणीय है, जहां सूर्य पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं? ऐसा बिंदु जहां पलायन वेग अधिकतम हो, वह बिंदु जहां भारहीनता की स्थिति हो। तो लैग्रेंज बिंदु का मतलब है जहां सूर्य व पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान सरकार ने अंगदान पर आधारित किस फिल्म को राज्य में कर मुक्त घोषित कर दिया है? तो कौन सी फिल्म है वो है ए जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे विश्वास स्वरूपम का संबंध किससे है? विश्वास स्वरूपम तो ये नाथद्वारा में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा से संबंधित है। विश्वास स्वरूपम का संबंध किससे है? नाथद्वारा में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो नेशनल आइकॉन किसे घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंध किया है। तो ग्लाइफोसेट क्या है? बच्चों के लिए सिरप है या एक शाकनाशी है? तो ग्लाइफोसेट जो है वो एक शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको अधिवेशन दे रखे हैं, उनका मिलान करना आपको। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1985 में, तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे W बनर्जी। और द्वितीय अधिवेशन है दादा भाई नौरोजी। और चतुर्थ अधिवेशन के थे जॉर्ज यूल, जो एक अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज
अध्यक्ष थे यहाँ पर, पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे चतुर्थ अधिवेशन में, और पंचम अधिवेशन जो था सर विलियम वेडरबर्न थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा है 2 सही रहेगा, 1 2 3 4 इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से असत्य कथन बताएं। समाचार पत्र आपको दे रखे हैं और उनके संस्थापक युगांतर पत्रिका विपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाली गई, बिल्कुल। वंदे मातरम पत्रिका श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टक हिकी के द्वारा। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है। प्राचीन वलित पर्वत छांटने आपको दे रखे हैं, आल्पस पर्वत, पेनरिज पर्वत, काकेशस पर्वत, सेटिल मेसी पर्वत। तो सेंटिल जो मैसिव पर्वत है वो एक प्राचीन है, बाकी सब नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है ये, चाहे आल्पस है, पेनरिज है और काकेशस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि का मिलान सही नहीं है। कौन सी जल संधि है जिसका मिलान सही नहीं है। कर्च संधि जो है वो क्या काला सागर और एजोव सागर को जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। डोवर संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। मेसिना संधि जो है सिसिली द्वीप और जर्मनी को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही नहीं है। मेसिना संधि सिसिली द्वीप और जर्मनी को नहीं जोड़ती है, ठीक है ना। बाकी कर्च संधि काला सागर एजोव सागर को जोड़ती है, बिल्कुल करेक्ट। कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है। डोवर संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन चुने। पहला कथन दे रखा है उत्तरी सह्याद्री से गोदावरी, भीमा, कृष्णा और नीरा नदियों का उद्गम होता है। दूसरा है कुद्रेमुख चोटी की ऊंचाई 1892 मीटर है। अनाईमुडी जो 2695 मीटर ऊंची है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल। कुद्रेमुख की ऊंचाई 1892 है और गोदावरी, भीमा, कृष्णा, नीरा जो है उत्तरी सह्याद्री से इसका उद्गम होता है। तो तीनों कथन यहाँ के हैं सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उत्तराखंड एवं नेपाल की सीमा पर काली के नाम से प्रवाहित होने वाली जिनका उद्गम गौरी गंगा के नाम से इनका मिलान जो हिमनद से होता है। तो ये जो हमारा है उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर काली के नाम से जो प्रवाहित होती है और जिसका उद्गम जो है गौरी गंगा के नाम से होता है, जिनका उद्गम जो है किसके नाम से होता है, गौरी गंगा के नाम से होता है और इसका मिलान हिमनद से होता है। तो वो नदी कौन सी है वो आपको बतानी है, कोसी, शारदा, घाघरा, महानंदा। तो शारदा को ही काली नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। पहला है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर में है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर। भारतीय लोक नाट्य मंडल उदयपुर। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर की पत्रिका है, नहीं। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पत्रिका है, जयपुर की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यशोभूषण और डिंगल कोश की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये कविराज मुरारीदान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थानी ललित निबंध विधा के शुभारंभ का श्रेय प्रसिद्ध इतिहासकार को प्राप्त है जिसने राजस्थानी संस्कृति राह चित्राम ग्रंथ की रचना की थी। तो आपको एक तो ये बताना है कि राजस्थानी संस्कृति राह चित्राम ग्रंथ की रचना किसने की। एक ये है कि राजस्थान ललित निबंध विधा के शुभारंभ का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर है जहूर खान मेहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के उद्गम और विकास के संदर्भ में असत्य कथन चुने। पहला कथन दे रखा है, राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं, तो मारवाड़ी के साहित्य को डिंगल के नाम से जानते हैं। कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया
राजस्थानी की उत्पत्ति शोरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश को मानते हैं। तो बिल्कुल गुर्जर अपभ्रंश को मानते हैं तीनों, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल और मोतीलाल को। कोई भी इसमें असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर, आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाला लोक देवी का मांगलिक चित्र क्या कहलाता है? तो लोक देवी का मांगलिक चित्र जो है आदिवासी भीलों के द्वारा जो बनाया जाता है वह भराड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कुचामन ख्याल शैली की नारी पात्रों की भूमिका के लिए ख्यातम कलाकार कौन सा है? जो कुचामन ख्याल है उसमें नारी पात्रों के लिए सबसे विख्यात जो कलाकार है वो कौन से हैं? तो वह उमंग राज। कौन से हैं? उमंग राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में जो उड्डन कुट्टम शब्द है इसका तात्पर्य क्या था? मध्यकालीन भारत में उड्डम कुट्टम का मतलब होता था चोलों के अंतर्गत जो अधिकारियों का समूह होता था, चोल वंश है उसके अंतर्गत जो अधिकारियों का समूह होता था उसी को उड्डन कुट्टम के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त और गुप्तचर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय क्या है? तो नल शब्द का मतलब होता था भूमि की माप। नल शब्द का मतलब क्या होता था? भूमि की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? तो भारत में वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है वो आरबीआई जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ध्वनि का तारतव किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारतव है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, अब अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला, अनंत दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चला, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो इसका जैसे ही आप मिलान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं खुद से, तो इसका आंसर जो आएगा वो दक्षिण पश्चिम आएगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो कमेंट में लिखें, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्शन आपको हमेशा 4 ध्यान रखनी है जब भी दिशा के क्वेश्चन करें। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। सबसे पहले उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अब उत्तर उसके बाद देखो वह दाईं ओर मुड़े, तो उत्तर के लिए दाईं, ये यहाँ कितना चला 10 चल गया, फिर यहाँ से बाईं ओर इसका लेफ्ट राइट करेंगे तो किधर जाएगा? लेफ्ट राइट करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। उसके बाद आपको वापिस यहाँ से दायां बाएं लेना है। इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो दक्षिण पश्चिम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बी डी की माँ है, बी जो है बी है वो डी की क्या है? माँ है। उसके बाद है सी डी का क्या है? भाई है। एच ई की क्या है? बेटी है। एच ई की बेटी है, डी ई की पत्नी है। तो ई और सी का क्या संबंध है? तो ई और सी जीजा और साली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 27, 38, 51। इसके बाद आगे वाला स्टेप कौन सा आएगा? अब सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें क्या कुछ चल रहा है, जोड़ घटाव गुणा भाग सीरीज के क्वेश्चन है ये। तो 18, 27 अगर मैं यहाँ पे एक रेशो लगाऊं, जैसे 4 की स्क्वायर प्लस में 2 किया, और आगे मैं 5 की स्क्वायर प्लस में 2 करूं, उसके बाद मैं 6 की स्क्वायर प्लस में 2 करूं, फिर मैं 7 की स्क्वायर प्लस में 2 करूं, तो आगे 8 की स्क्वायर प्लस में 2 होगा। देखो 16 और 2 18, 25 और 2 27, 36 और 2 38, 49 और 2 51, 64 और 2 66। तो आंसर क्या आएगा? 66 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। इसका मतलब 5 गेंदबाजी कर सकते हैं तो 12 बैट्समैन है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हो? ओनली फॉर 4 गेंदबाज ही आपको लेने, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, सबसे पहले गेंदबाज को सिलेक्ट करते, गेंदबाज है कितने? 5 में से आप कितने सिलेक्ट कर लेंगे? 4। इट्स ओके।
अब देखो आपके पास बैठ समान कितने बच गए, 12। बैठ समान तो 12 है। अब 12 में से आपको कितने सेलेक्ट करना है, 4 गेंदबाज तो आपने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि बोला है इसने तथ्य से 4, इसका मतलब 7 आप क्या करोगे, बैट समान सेलेक्ट करोगे। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने देख रखा है। इसका मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब नीचे वाला वैसे का वैसा, फिर इन दोनों का अंतर 5, 4 का अंतर 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं, ये कितना बनेगा 12 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आएगा 7 फैक्टोरियल। 12 में से 7 घटाएंगे कितना 5। अब इसको ओपन करते हैं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5, 4, 3, 2, 1 तक लिखते हैं। 12 का मतलब 12, 7, मतलब इसको बैक साइड लिखना होता है, 12, 11, 10, 9, 8, 1 तक, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 39, 60। बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, 2 नंबर। उसके बाद देखें, उसके बाद क्वेश्चन है 9 लड़कों और 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। ये कितने प्रकार से किया जा सकता है जबकि समिति में न्यूनतम 3 लड़कियां हो। न्यूनतम 3 लड़कियां, अब यहाँ पर 2 शब्द आपको हमेशा ध्यान रखने, एक होता है अधिकतम और एक होता है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है 3 है, न्यूनतम 3 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अधिकतम 3 है, इसका मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। इट्स ओके। अब आपसे क्या पूछा है, 7 सदस्य आपको सेलेक्ट करने हैं, लड़कियां कितनी है 4। तो पहली कंडीशन क्या, 2 कंडीशन बनेगी यहाँ। पहली कंडीशन क्या है, इसको एक बार हटाते हैं। पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन है कि 4 लड़कियों में से आपको 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है। इट्स ओके। उसके बाद जब 3 लड़कियां आपने सेलेक्ट कर ली, अब 9 लड़के हैं, 9 लड़कों में से कितने सेलेक्ट करोगे आप, क्योंकि 7 सदस्य ही होने चाहिए। 3 आपने सेलेक्ट कर लिए, 4 और करोगे। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, इसने क्या बोला है, न्यूनतम 3 लड़कियां हो, इसका मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, 4 में से चारों लड़कियां सेलेक्ट कर लेंगे, तो 9 में से लड़के कितने सेलेक्ट करेंगे इस बार, 3, क्योंकि हमें क्या करना है, टोटल 7 रखने। अब दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 588 आएगा। तो यहाँ टेस्ट फिनिश्ड हो जाता है। तो ये था RAS जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें ताकि सभी को इस निःशुल्क भरी कक्षा का फायदा हो सके और जो आपने SDM बनने का सपना 2023 में देखा है वो आपका पूरा हो सके। तो फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ। अपना फीडबैक जरूर दें, कितने आपके सही हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई सुझाव देना हो तो भी आप लिख सकते हैं। आपको NCERT और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ।